गुड इवनिंग सभी को राम राम। आज हम हड़प्पा सभ्यता के अगले पार्ट पर चर्चा करेंगे, पार्ट नंबर 3 पर। कल हमने शिल्प केंद्रों तक बात कर ली थी। आज हम उन वस्तुओं के बारे में बात करेंगे जो शिल्प कार्य के अंतर्गत काम में ली जाती थी, जैसे पत्थर, जैसे सैलखड़ी वगैरह, जिनसे मन के वगैरह आभूषण बनाए जाते थे। आज हम उन वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे कि वो वस्तुएं कहाँ से मंगाई जाती थी। तो अगला बिंदु है हमारा नंबर 6, शिल्प कार्यों में प्रयुक्त सामग्री। शिल्प कार्यों के अंतर्गत जो सामग्रियां यूज की जाती थी वो हड़प्पा सभ्यता के निवासी दूर स्थानों से मंगाते थे। उनमें कुछ वस्तुओं और उनके स्थानों के नाम हमें याद रखने हैं। जैसे सबसे पहले यदि बात करें तो तांबा राजस्थान के खेतड़ी, वह ओमान से मंगाया जाता था। 2 नंबर सोना दक्षिण भारत से मंगाया जाता था। 3 नंबर सैलखड़ी दक्षिणी राजस्थान, वह उत्तरी गुजरात से। 4 नंबर बात करें तो लाजवर्द मणि, नीले रंग का पत्थर होता था। ये नीले रंग का पत्थर ये अफगानिस्तान से मंगाया जाता था, अफगानिस्तान से। इसके अलावा 5 नंबर यदि बात करें तो कार्निलियल, ये लाल रंग का पत्थर होता था। ये लोथल गुजरात से मंगाया जाता था। इन सभी सामग्री से हड़प्पावासी मुहरों का निर्माण, आभूषणों का निर्माण और मूर्तियों का निर्माण करते थे। ये उन सभी वस्तुओं के लिए कच्चे माल के रूप में हड़प्पावासी इन स्थानों से मंगाते थे। अब हम आगे बात करते हैं अगले बिंदु के ऊपर। अगला बिंदु है हमारा सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। इसका मतलब यह हुआ कि हड़प्पावासी अन्य सभ्यताओं से भी संबंध रखते थे। जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे, ऐसा विद्वानों ने कई साक्ष्यों के आधार पर अनुमान लगाया है। यदि बात करें तो मेसोपोटामिया से एक बेलनाकार मुहर मिली है, जिस पर हड़प्पा सभ्यता के कुबड़दार बेल के चित्र मिले हैं। इसका मतलब ये लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते थे, इन लोगों के बारे में इनको ज्ञान था। इसके अलावा बात करें तो ओमान से एक हड़प्पाई मर्तबान मिला है, जिसके ऊपर
काली मिट्टी का लेप लगाया गया है। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी इस मर्तबान के बदले ओमान से तांबे का विनिमय करते थे। इसके अलावा बात करें और किन साक्ष्यों के आधार पर हम कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया व हड़प्पा सभ्यता से हमें कुछ मुहरें मिल रही हैं जिन पर नाव के चित्र हैं, अर्थात ये लोग नाव के बारे में जानकारी रखते थे। विद्वानों ने अनुमान लगाया कि ये लोग समुद्री मार्ग के माध्यम से मेसोपोटामियाई सभ्यता के साथ व्यापार करते थे। इसके अलावा हम और बात करें तो मेसोपोटामिया का एक हमें लेख मिला है, जिसमें मेसोपोटामिया के लेख में हड़प्पा सभ्यता के लिए एक शब्द काम में लिया गया है, मेलुहा। विद्वानों ने अनुमान लगाया कि मेलुहा शब्द हड़प्पा सभ्यता के लिए इन लोगों ने प्रयोग में लिया है। मेसोपोटामिया लेख में मेलुहा से प्राप्त वस्तुओं की जानकारी मिल रही है, जैसे कार्निलियल, लाजवर्द मणि। देखिए, ये तो वस्तुएं हमें लाजवर्द मणि जैसे अफगानिस्तान से हमें मिल रही है, कार्नियल लोथल गुजरात से मिल रहा है। अब ये वस्तुएं, इन वस्तुओं का जिक्र मेसोपोटामिया लेख में मिल रहा है, इसका मतलब ये लोग इन वस्तुओं से परिचित थे। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का संपर्क दूर क्षेत्रों तक भी था, जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता। अगला बिंदु हम ले रहे हैं बाट लिपि व मुहरे। सबसे पहले मुहरों के बारे में पढ़ते हैं। मुहरें क्यों बनाई जाती होंगी? मुहरों का उपयोग सामान्यतः व्यापार के लिए नहीं होता था, क्योंकि व्यापारिक गतिविधियां वस्तु विनिमय पर आधारित थी। मुहरों का प्रयोग समझिए आप थोड़ा सा ध्यान से, दूर स्थानों तक वस्तुओं को सुरक्षित भेजने के लिए किया जाता था। जैसे मुहरों के माध्यम से वस्तुओं के ऊपर मुद्रांकन का कार्य किया जाता था। कल्पना कीजिए कि एक थैले में सामान भरा हुआ है और वो बोरा, उसके ऊपर गांठ लगी हुई है, जिसके ऊपर गीली मिट्टी लेप करके उसके ऊपर मोहरों से मुद्रांकन किया जाता था और उस थैले को दूर स्थानों तक भेजा जाता था। माना यह जाता था कि यदि जिस स्थान पर उस थैले को भेजा गया वहां तक यदि मोहरों का मुद्रांकन सही है, सुरक्षित है, तो इसका मतलब थैले के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई है। संभवतः अनुमान लगाया गया है कि मोहरों का प्रयोग सामान को सुरक्षित भेजने के लिए किया जाता था। बात करें रहस्यमय लिपि की, रहस्यमय लिपि
तो लिपि में अब तक ये जो लिपि है ये पढ़ी नहीं गई है। विद्वानों ने इसे भाव चित्रात्मक लिपि नाम दिया गया है, भाव चित्रात्मक लिपि, जिसे सर्पाकार लिपि भी कहते हैं। हमें लिपि के साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में मुहरों पर लिपि के साक्ष्य मिल रहे हैं। इसके अलावा धातुओं के जितनी भी वहां पर हमें मूर्तियां मिली हैं, धातुओं की मूर्तियां, उन पर, इसके अलावा मिट्टी की लघु मूर्तियों पर भी लिपि के कुछ चिन्ह मिल रहे हैं हमें। लिपियों में संक्षिप्त चिन्ह मिले, यानी छोटे छोटे हमें साक्ष्य मिले हैं। सबसे बड़ा लिपि का अभिलेख जो मिला है, सबसे बड़ा जो अभिलेख मिला है हमें, उस अभिलेख में 26 चिन्ह मिले हैं। हालांकि विद्वानों ने 375 से लेकर 400 चिन्हों की पुष्टि की है। इसके अलावा लिपि के अंतर्गत हम बात करें तो धोलावीरा से एक सूचना पट भी मिल रहा है। रहस्यमयी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। वेडेन नामक महोदय ने सर्वप्रथम इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन आज तक इसमें सफलता नहीं मिली है। रहस्यमयी लिपि के बाद हम अगला बिंदु ले रहे हैं, बाट। तो बाट में हमें किन वस्तुओं को याद रखना है, बाट के बारे में क्या जानकारी याद रखनी है? सबसे पहली बात तो हमें याद रखना है कि बाट जो बनाए जाते थे वो चरट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। चरट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। दूसरी बात जो हमें याद रखनी है कि बाट में 2 प्रकार की मानदंड थे, जिसमें निचला जो मानदंड है वो द्विपद्धति पर आधारित था, या जिसे हम द्विधारी पद्धति भी कहते हैं, यानी 2 के मान पर आधारित था, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 64 आदि। जबकि ऊपरी जो मानदंड था, ऊपरी मानदंड, यहां पर मैं इधर लिख देता हूं, जबकि ऊपरी जो मानदंड था बाट का, वो दशमलव पत्ती पर आधारित था। दशमलव पत्ती पर आधारित था। दशमलव पत्ती पर आधारित था। जैसे 160, 200, 320। यहां पर इसको देखिए, आप नोटिस करिए, ये दशमलव पत्ती है, दशमलव पत्ती पर मानदंड है। और यहां पर देखिए 2 अंकों में 2 का पहाड़ा चल रहा है, 2, 4, 8, 16, 64। द्विधारी पत्ती और दशमलव पत्ती। विद्वानों ने अनुमान लगाया कि बाट का उपयोग मन के व आभूषण तोलने के लिए किया जाता था। क्योंकि कई जगहों से धातु के तराजू मिलने का काम हो रहा है। आज हमने सुदूर क्षेत्रों से संपर्क और बाट और रहस्यमय लिपि, इनके बारे में आज अध्ययन किया। आगे के बिंदु हम अगली कक्षा में लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को।